हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर। आज हम लोग फिर से एक बार इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरों पर बातचीत करने वाले हैं जो कि किसी न किसी वजह से चर्चा में रहे हैं और निश्चित तौर पर ये आपके यूपीएससी प्री 2024 के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मध्य अफ्रीकी देश है और बीते कुछ समय से लगातार यहाँ पर जिस तरीके से एक रिबेल्स के द्वारा यानी कि विद्रोहियों के द्वारा सरकार के अगेंस्ट में जो गतिविधियां की जा रही हैं उस कारण से यह अक्सर चर्चा में रहता है। अभी कुछ समय से इस पूरे गणराज्य से संबंधित ये जो पार्टिकुलर इलाका है, ध्यान से समझिएगा कि ये जो पार्टिकुलर इलाका है जो कि नॉर्थ किवू और इटूरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर लंबे समय से जो एक तनातनी की स्थिति है ये देखी जाती रही है और यहाँ पर इसी लिहाज से यह जो विषय है चर्चा के केंद्र में रहता है। जो महत्वपूर्ण रिबेल ग्रुप हैं उनका नाम है ADF यानी कि अलायंस डेमोक्रेटिक फोर्स नाम का जो विद्रोही संगठन है, इसके द्वारा लगातार इस पार्टिकुलर रेंज में जो एक हिंसात्मक गतिविधियां चलाई जाती रही हैं। इसी कारण से इसको लेकर करके हमेशा हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि आखिर ये क्या है, कहां पर इसको लेकर के जो प्रभावी गतिविधियां हैं वो देखी जा रही हैं। तो यहां इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यह भी समझने की जरूरत है कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है इसके इर्द गिर्द में जो भी महत्वपूर्ण देश हैं वो कौन कौन से देश हैं। कई बार यहाँ पर इसको लेकर के भी सवाल बन जाते हैं कि यदि कोई भी देश किसी भी कारण से चर्चा में रहता है तो उसके इर्द गिर्द के जो देश हैं उसके बारे में सवाल पूछ लिया जाता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दक्षिणी सूडान यानी कि साउथ सूडान, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, अंगोला, कॉन्गो का एक जो छोटा सा इलाका है, यहाँ पर ये सभी जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इस चीज को ध्यान में आपको रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो अगली खबर है, अगली खबर भी अफ्रीका से ही जुड़ी हुई है। सामने आप एक मैप में जो नाइजर है, नाइजर के बारे में आप देख रहे हैं, यह एक उत्तरी अफ्रीकी देश है। कल की चर्चा में भी हम लोगों ने नाइजर के बारे में बातचीत की थी जिसने अपने आप को अलग कर लिया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन से। उसका नाम आप बताइएगा, कल मैंने इसकी चर्चा की भी थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नाइजर को लेकर के अभी हाल के समय में ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ से अमेरिकी जो सेना है लंबे समय से यहाँ पर तैनात थी, अब वो यहाँ से वापस जा रही है, अपने देश जा रहे हैं। और इससे पहले भी जो फ्रांस की सेना थी वो भी यहाँ पर तैनात थी और यहाँ पर शांति बहाल करने के दृष्टिकोण से इन सेनाओं की मौजूदगी यहाँ पर लंबे समय से देखी जा रही थी। लेकिन नाइजर के सरकार के द्वारा इनके अगेंस्ट में जो गतिविधियां चलाई जाने लगी, उनके द्वारा ये कहा जाने लगा कि आप सभी यहाँ से चले जाइए और इसी के बाद ये सारा जो एक्टिविटी है यहाँ पर देखी जा रही है। इसी लिहाज से नाइजर को लेकर के जो समाचार है वो चर्चा में आती रहती है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो नाइजर है इसके इर्द गिर्द के जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अल्जीरिया, लीबिया, चाड, नाइजीरिया, बेनिन, बर्किना फासो, माली, ये सभी जो देश हैं निश्चित तौर पर नाइजर से ही जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि बीते कुछ समय से नाइजर और बेनिन, यहाँ पर जो आप बेनिन एक दूसरा महत्वपूर्ण देश देख रहे हैं उत्तरी अफ्रीका के अंतर्गत, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नाइजर और बेनिन के बीच में अभी हाल के समय में एक तनातनी की स्थिति तब उभरी जब यहाँ पर एक पोर्ट है, बंदरगाह है जिसका नाम है सेमे, और उस सेमे बंदरगाह से नाइजर के द्वारा कुछ अपनी तेल की निर्यात की गतिविधियां चलाई जा रही थी। तेल को इस पोर्ट के माध्यम से दूसरे देशों को भेजने की गतिविधियां चलाई जा रही थी, उसको लेकर के बेनिन ने यहाँ पर पाबंदी लगा दी और इसी कारण से नाइजर और बेनिन के बीच में एक तनाव की स्थिति उभर गई। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो तनाव है ये नाइजर और बेनिन के बीच में उभरा है और
किस पोर्ट को लेकर के? तो पोर्ट सेमे। यदि एग्जामिनेशन में लोकेशन के आधार पर आपसे कभी सवाल पूछ दे कि आखिर साहब पोर्ट सेमे कहां पर है और ये किन देशों के बीच में तनाव का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन चुका है, तो यहां इस बात को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि ये जो कुछ क्षेत्र है नाइजर के अंतर्गत, जैसे कि अगादेश, दीफा, ये सभी जो क्षेत्र थे, ये सभी क्षेत्र अमेरिकी सेनाओं के द्वारा तैनात किए गए जो महत्वपूर्ण सैन्यकर्मी थे वो इन क्षेत्रों में मौजूद थे। इसी कारण से इन लोकेशंस को भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो यहां इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगादेश, दीफा, जिंदर, ये सभी जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं इसी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यहां पर आपको ध्यान में होना चाहिए कि नियामी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है नाइजर के अंतर्गत, जहां से अब जो अमेरिकी सेना है वहां से अब अपने देश वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी जानकारियां इसके संदर्भ में आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कल भी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी कि दक्षिण चीन सागर के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा कि दक्षिण चीन सागर के अंतर्गत जो एक सेकेंड थॉमस आइलैंड है, क्या नाम है बच्चे? सेकेंड थॉमस आइलैंड। देखो यार, ये जो सेकेंड थॉमस आइलैंड है ना, ये एक महत्वपूर्ण द्वीप है जिसका नाम है स्प्रैटली द्वीप, और इस स्प्रैटली द्वीप का ही यह हिस्सा है। किसका? स्प्रैटली द्वीप। और ये स्प्रैटली द्वीप कहां पर है साहब? तो दक्षिण चीन सागर में। ये जो सेकेंड थॉमस आइलैंड है, इस पर नियंत्रण को लेकर के चीन और फिलीपींस के बीच में एक लगातार तनातनी की स्थिति देखी जा रही है, और इसी कारण से यह जो विषय है यह विषय चर्चा में रहता है। तो एग्जामिनेशन में मान लो सीधे सीधे आपसे सवाल पूछ दे कि आखिर जो सेकेंड थॉमस आइलैंड है किन दो देशों के बीच में विवाद का बिंदु बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना होगा चीन और फिलीपींस के बीच में। यहां पर कहां पर ये स्थित है? लोकेशन इसका क्या है? दक्षिण चीन सागर। कौन सा द्वीप? तो स्प्रैटली आइलैंड। स्प्रैटली आइलैंड का ही एक हिस्सा कौन सा है? तो सेकेंड थॉमस आइलैंड है। ये आपको जानकारी में होनी चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट खबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अंकटाड है ना। यहां पर जो महत्वपूर्ण संगठन की चर्चा हम लोग देखते हैं, यहां ध्यान रखिएगा कि इसके स्थापना के 60 वर्ष इस बार पूरे हो रहे हैं, यानी कि 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके अब 60 ईयर्स हो चुके हैं 2024 में। और इसी बीच जो अंकटाड है इसका नाम बदल करके यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट करने की अब बात की गई है ना। क्या नाम रखा गया है? यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड से अब इसका नाम एक नए रूप में जाना जाएगा, और इसी लिहाज से यह जो संगठन है ये संगठन चर्चा में रहा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अंकटाड यानी कि यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेश की जाती है जिसका नाम है विश्व निवेश रिपोर्ट। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इस संगठन के अंतर्गत कितने देश शामिल हैं साहब? इस संगठन के अंतर्गत 195 देश शामिल हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो यहां पर इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्यों यह चर्चा में रहा है, और इससे संबंधित जो अन्य बेसिक बातें हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, पहले क्या था? अंकटाड, अब इसका नाम चेंज हो गया है। अगली खबर पर गौर करते हैं। अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, भूटान और कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जो कि बाघों के संरक्षण से संबंधित गतिविधियों में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और भूटान के पारो नाम की जगह पर इन देशों के साथ में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, और उस सम्मेलन के बाद एक वक्तव्य जारी किया गया। और चूंकि पारो में यह वक्तव्य जारी किया गया, एक संयुक्त वक्तव्य के तौर पर इसे देखा गया, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया साहब? पारो स्टेटमेंट नाम दिया गया। ध्यान रखिएगा कि पारो कहां पर है? भूटान में है। यदि लोकेशन के आधार पर अब ऐसे आपसे सवाल पूछ दे कि पारो कहां पर है, तो आप इसको मैच कर सकते हैं, ये भूटान में है। ये क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि भूटान और टाइगर कंजर्वेशन कोलिशन के बीच में इसको लेकर के एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है। इसमें क्या बातें कही गई हैं? इसमें यह कहा गया है कि बाघों के संरक्षण के लिए $1 बिलियन की जो सहायता राशि है इसको हम
देंगे और देन इसके माध्यम से बाघों के संरक्षण से संबंधित जो भी अपेक्षित प्रयास हैं उसके लिए हम लोग काम करेंगे। इसी कारण से यह विषय चर्चा में रहा है, तो आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगली खबर पर बातचीत करते हैं। आसियान फ्यूचर फोरम 2024 का आयोजन किया गया कुछ समय पहले वियतनाम की राजधानी हनोई में। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये पहला ऐसा सम्मेलन है जो कि आसियान फ्यूचर फोरम के नाम से आयोजित किया गया था। और इस फोरम के अंतर्गत किसने भाग लिया भारत की तरफ से? तो भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने इसमें शिरकत की थी। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, जो इसकी थीम है वो है टुवार्ड फास्ट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ अ पीपल सेंटर्ड आसियान कम्युनिटी। ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार थीम ओरिएंटेड भी सवाल पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर दो बातें ध्यान में रखनी है कि पहली बात कि पहला आसियान फ्यूचर फोरम 2024 का आयोजन किया गया कहाँ पर? वियतनाम की राजधानी हनोई में। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इसमें शिरकत की है। और इस फ्यूचर फोरम का उद्देश्य क्या है कि नए नए विचारों के साथ में एक दूसरे के साथ सहयोग करना, एक दूसरे के साथ व्यापारिक गतिविधियों को और बेहतर से बेहतर करना, आर्थिक समन्वय को और बेहतर से बेहतर करने की ओर आगे बढ़ना। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस फोरम का आयोजन किया गया था। चूंकि यह पहला था इसलिए यहां पर मैंने इसके बारे में आपसे चर्चा की है। इसमें आसियान के जो 10 देश हैं और साथ ही आसियान के जो अन्य सहयोगी देश हैं, ये सभी मिलकर के इसमें भूमिका निभा रहे हैं। तो इसके बारे में आपको ये जानकारी हो जानी चाहिए। अगला जो समाचार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामने आप पैनल पर देख रहे होंगे एक मैप है। इस मैप में ईस्टर आइलैंड की जानकारी मिल रही है। जो ईस्टर आइलैंड है ये दक्षिणी अमेरिकी देश चिली के अंतर्गत, चिली के अधीन है। और यहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा शोध अनुसंधान किया गया था बीते दिनों, और उन्होंने 50 अज्ञात प्रजातियों की खोज की और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण समुद्र के अंदर की पर्वत श्रृंखलाओं की भी खोज की है। इसी कारण से यह जो विषय है चर्चा में रहा था। यदि एग्जामिनेशन में आपसे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन के तौर पर पूछ दे कि साहब ईस्टर आइलैंड कहां पर है, तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ये दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के अंतर्गत है। आप यहां पर देख रहे हैं चिली के अंतर्गत ये आता है। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगली खबर हम लोग देखते हैं। अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत ने पाकिस्तान को फिर से लताड़ा, कहां पर? तो UNHRC में, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन में। और यहां पर भारत ने पाकिस्तान को और तुर्की को, जो कि पाकिस्तान का साथ देता है कई बार कश्मीर के मुद्दे पर, इन दोनों को खरी खोटी सुनाई और कहा कि साहब ये एक द्विपक्षीय मुद्दा है, इसमें जो भी मामला का निदान होगा वो द्विपक्षीय स्तर पर ही होना चाहिए। ऐसे मुद्दे को किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उभारना नहीं चाहिए और तुर्की को भी इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। इसी कारण से यह विषय चर्चा में रहा है। यहाँ पर जो UNHRC है इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं कि UNHRC जो कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन के तौर पर जाना जाता है, और इसकी जो नए सिरे से स्थापना हुई थी ये वर्ष 2006 में हुई थी। और देन फिर इसमें कुल जो सदस्यों की संख्या है वो वर्तमान में कितनी है साहब? तो 47 है। भारत भी इसमें इसका सदस्य है। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें जो सदस्यता होती है ये 3 वर्ष के लिए होती है। सदस्यता 3 वर्ष के लिए ये सदस्यता होती है। और ध्यान रखना ये भी है आपको कि साहब इसमें जो भी लोग सदस्य के तौर पर आते हैं वो 3 वर्ष की सदस्यता के बाद देन कंजिक्यूटिव वो फिर से सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकते। मान लीजिए कि भारत 2023 से लेकर 2026 तक यदि सदस्यता ग्रहण करे तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2026 से फिर से उसको सदस्यता मिल जाएगी, यानी कि कंजिक्यूटिव आपको सदस्यता नहीं दी जा सकती है। ये यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है UNHRC को लेकर के, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली एक महत्वपूर्ण खबर है वो है कि चीन के अगेंस्ट में, चीन की गतिविधियों के अगेंस्ट में भारत ने श्रीलंका के साथ अपने जो रिश्ते हैं उसको हमेशा मजबूत करने की कोशिश की है। और यहाँ पर एक और खबर कुछ समय पहले आई कि भारत के एक फर्म ने श्रीलंका के साथ में पावर प्रोजेक्ट के स्तर पर कुछ सहयोग किया है। और इसी लिहाज से यह खबर चर्चा में है। कहाँ पर ये गतिविधियाँ चल रही हैं? तो ये श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप वाला जो इलाका है उत्तरी श्रीलंका के अंतर्गत, जिसमें नेदुन तीवू, नैना तीवू और अनालाई तीवू,
इन सभी क्षेत्रों में इन दोनों के बीच में एक सहयोग की बात की गई है और इसी लिहाज से यह खबर चर्चा में आई है। आपको ध्यान में होगा कि कच्चातीवू आइलैंड भी भारत और श्रीलंका के बीच के विवाद से ही जुड़ा हुआ है, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। नैना तीवू, अनालाई तीवू, नेदुन तीवू, ये सभी जो द्वीप हैं ये भी भारत और श्रीलंका से ही जुड़े हुए हैं और यहाँ इन दोनों के बीच में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को लेकर के कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। इसी लिहाज से इसमें चर्चा के कुछ हमें दृष्टिकोण दिखते हैं। मैंने आपको अभी बताया भी कि श्रीलंका के उत्तरी हिस्से में जो जाफना प्रायद्वीप वाला इलाका है, यहाँ पर ही इन तीनों द्वीपों की स्थिति दिखती है। इस लिहाज से आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो है कि भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की है और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो 7 प्रजातियां हैं किसकी? बिग कैट की, उनका संरक्षण करना, है ना। बिग कैट की 7 प्रजातियों में कौन कौन से शामिल हैं? ध्यान रखिएगा, इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, चीता, जगुआर, ये सभी जो हैं इसके अंतर्गत शामिल होते हैं और इन सभी के संरक्षण को लेकर के जो गतिविधियां हैं वो गतिविधियां यहाँ पर निभाई जा रही हैं और इसी कारण से यह जो विषय है चर्चा में आया है। चूंकि भारत की इसमें बड़ी भूमिका है, इसी कारण यहाँ पर इसके बारे में ध्यान में रखने की आवश्यकता है। 2028 तक इसके संदर्भ में भारत के द्वारा 150 बिलियन डॉलर की जो सहायता राशि है वह देने की पेशकश की गई है। ये भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत ने 96 रेंज कंट्रीज यानी कि इन सभी बिग कैट की प्रजातियों से जुड़े हुए जो भी देश हैं वो लगभग 96 ऐसे देश हैं और उनसे आग्रह किया है भारत ने कि आप भी इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हिस्सा बने। और अभी तक ये जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि 16 ऐसे देशों ने इसमें शामिल होने को लेकर के अपनी सहमति जता दी है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं कि इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर रहेगा? भारत में ही रहेगा और इसी के माध्यम से सारी जो गतिविधियां हैं इसको लेकर के अंजाम दी जाएंगी। तो आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आज मैंने कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आपको रूबरू करवाया है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। इसके साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ कल मैं आपके साथ फिर से मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना भी मैं आपको दे दूं कि स्टडी IQ IAS टीम के माध्यम से 3 अलग अलग फॉर्मेट में एक बैच की शुरुआत की गई है P2I बैच के अंतर्गत GS के फाउंडेशन कोर्स के तौर पर। और यदि आपने इसमें अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए, क्योंकि इसमें एडमिशन की जो अंतिम तिथि है वो 15 जून निर्धारित की गई है। यदि आप GS का कंप्लीट कोर्स बहुत बेहतर तरीके से करना चाहते हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई और बेहतर कर सकें, अपना परफॉर्मेंस और बेहतर कर सकें, तो आपका स्वागत है इस बैच के अंतर्गत। इसके लिए आपको दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है और इसके जरिए आप मात्र 27,999 रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।